नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्ट्रीट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आर्ट एंड कल्चर की सीरीज। दोस्तों ये आर्ट एंड कल्चर की सीरीज को हम लोग नितिन सिंघानिया की बुक से डिस्कस करेंगे। जो भी इसमें कंटेंट दिया हुआ है उसको हम टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं इस सीरीज में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम नितिन सिंघानिया की ही बुक से क्यों डिस्कस करेंगे या फिर आर्ट एंड कल्चर की सीरीज को डिस्कस करने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहली बात तो नितिन सिंघानिया की बुक से डिस्कस करने का रीजन है क्योंकि ये बुक जो है वो हाईली रिकमेंडेड बुक है फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे फिर वो यूपीएससी कंडक्ट करवाती हो, एसएससी कंडक्ट करवाती हो या कोई भी स्टेट पीएससी कंडक्ट करवाती हो। दूसरी बात ये है कि आर्ट एंड कल्चर का जो वेटेज इंक्रीज होता जा रहा है एग्जाम्स में, काफी क्वेश्चंस आते हैं और इसका कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर स्ट्रेस बना हुआ रहता है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तीसरी बात, अब आप बोल रहे होंगे कि आर्ट एंड कल्चर तो आप लोगों के पास ऑलरेडी ये बुक है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जो लोग ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं तो उनके लिए ये फायदा होगा कि वो इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं सारे टॉपिक्स का। एंड फोर्थ एंड लास्ट थिंग इज कि आर्ट एंड कल्चर की जो ये सीरीज रहेगी, जिनके पास ये बुक भी है ऑलरेडी, तो आपकी प्रिपरेशन को होलिस्टिक बनाने के लिए इसमें हम लोगों ने बहुत सारे मैप्स और क्या कहते हैं ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है, जिसके माध्यम से आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सीरीज कि हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो लेक्चर सीरीज आप लोग देख रहे हैं ये हर गवर्नमेंट एग्जाम के हर जो स्टेजेस होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्रिएट की जा रही है। फिर चाहे आप यूपीएससी के लिए करें प्रिपरेशन या फिर एसएससी के लिए या फिर किसी भी स्टेट सर्विसेज के लिए, स्टेट पीएससी के लिए। और इसमें से आपके प्री और मेंस के हिसाब से जो भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे फैक्ट्सों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताता जाऊंगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताता जाऊंगा। तो इसीलिए आप इस लेक्चर सीरीज को बड़े ध्यान से देखिए। दोस्तों इस स्लाइड से आप मेरे बारे में जान सकते हैं, एक छोटा सा ब्रीफ दिया हुआ है मेरे बारे में। दोस्तों मेरा नाम है आलोक गुप्ता एंड यू कैन गो थ्रू रेस्ट ऑफ द थिंग्स। दोस्तों यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि आपको वैसे तो इसके सारे लेक्चर्स हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन इफ इन केस अगर हमारी कोई भी अगर इसका लेक्चर मिस होता है या नहीं मिलता है या किसी कारण से हमें रिप्लेस करना पड़ जाता है तो वो सारे लेक्चर्स आप www.streetzero.in पे पा सकते हैं। उसके अलावा भी इस वेबसाइट पे विजिट करने के और भी फायदे हैं, जैसे कि आप पुराने साल के पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो और कुछ प्रैक्टिस सीरीज मैंने क्रिएट की है एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, तो उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इंटरैक्टिव रहेगा, सॉल्यूशन के साथ रहेंगी वो सीरीज, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा अनदर एडवांटेजेस कि जो इसमें मैंने पीडीएफ इस्तेमाल किया। आर्ट एंड कल्चर की बुक आपके हर किसी के पास होगी, लेकिन मैंने जो ये पीडीएफ है इसमें काफी क्या कहते हैं इमेजेस और क्या कहते हैं मैप्स का इस्तेमाल किया है, तो उसी के साथ आपको जो अपडेटेड वर्जन है पीडीएफ का वो भी वहां पे मिल सकता है। उसके अलावा काफी और कोर्सेज भी मैंने क्रिएट किए हैं, जैसे कि जो इन्वायरमेंट वाला है जिसके लिए रिकमेंड किया जाता है शंकर आईएएस वाली बुक, वो मैंने वहां पे अपलोड की हुई है, उसकी पूरी लेक्चर सीरीज। उसके अलावा लक्ष्मीकांत के ऊपर पूरी मैंने लक्ष्मी सीरीज अपलोड की हुई है। अगर हम बात करें हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो उसमें जो स्पेक्ट्रम को रिकमेंड किया जाता है वो भी मैंने वहां पे अपलोड किया हुआ है। तो इन सारी सीरीज को भी आप वहां पे देख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट या क्वेरी आए तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8447022777। आप इसके थ्रू, इसके माध्यम से मुझसे कॉन्टेक्ट करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व करवा सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए, हैविंग सेड दैट, आज का हम ये लेक्चर शुरू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ये। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा कि आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में। हैंडीक्राफ्ट माने क्या होता है? हाथ की कारीगरी। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाला जो टॉपिक है इससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने इससे पहले कुछ पेपर्स पुराने साल के अटेम्प्ट किए होंगे, तो जैसे कि ये पूछ लिया गया है यूपीएससी में कि जो कलमकारी पेंटिंग्स हैं या कलमकारी जो आर्ट है दैट इज प्रैक्टिस्ड इन विच स्टेट, तो स्टेट का नाम पूछ लिया था। तो हैंडीक्राफ्ट्स में नॉर्मली हम लोग पढ़ते क्या क्या हैं? हैंडीक्राफ्ट में हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि जो आप क्या कहते हैं एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, या फिर जो क्लोथ्स के ऊपर जो डिजाइनिंग का काम होता है, जो आपकी फ्लोर होती है, घर की फ्लोर होती है, उस पर जो डिजाइन्स वगैरह बनाए जाते हैं, या ग्लास से जो ग्लास बीड्स वगैरह बनाए जाते हैं ना,
वो सारी चीजें आपके हैंडीक्राफ्ट्स में आते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे वुडन फर्नीचर का काम हो गया, पॉटरी का काम हो गया, कपड़ों के ऊपर जो काम होता है ना। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारी जैसे साड़ियां होती हैं, चंदेरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी, एम्ब्रॉयडरी के भी काम बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। तो यही सारी चीजों को आप यहाँ पे पढ़ते हो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां से क्वेश्चन आते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हैंडीक्राफ्ट है उसकी एक तरीके से डेफिनेशन दी हुई है। हैंडीक्राफ्ट बाकी सारे क्राफ्टों का एक तरीके से एक मिक्सचर होता है, फ्यूजन होता है। और नॉर्मली हैंडीक्राफ्ट उसी चीज को बोलते हैं, उसी प्रोडक्ट को बोलते हैं जो कि हाथ से बनाया गया हो। इंडिया के बहुत सारे स्टेट हैं, उनका खुद का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट फेमस होता है, ठीक है। और ये जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट होते हैं या तो ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए होते हैं या कुछ ना कुछ उनका फंक्शनल पर्पस भी होता है। जैसे दरी वगैरह होती हैं तो वो बैठने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, या फिर जो वो होते हैं क्या कहते हैं, आपने घर पे शैंडलियर्स वगैरह देखे होंगे तो वो डेकोरेशन पर्पज से आते हैं, इस्तेमाल आते हैं। पॉटरी जो होती है तो जैसे हम लोगों ने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसमें जो पॉटरी थी तो वो या तो क्या कहते हैं कुछ स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, या फिर उसका इस्तेमाल होता था जो अल्कोहल होता है उसको फर्मेंट करने के लिए। तो इस तरीके से कुछ भी काम किया जा सकता है हैंडीक्राफ्ट से। बस एक इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ हाथ से बनाए जाते हैं। हैंडीक्राफ्ट का जो काम है वो एक तो देखो लाइवलीहुड तो सर्व करता ही करता है, मतलब जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं उनके लाइवलीहुड यानी जीवन यापन के लिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ही है। उसके अलावा जो उनकी जनरेशंस हैं, जो हमारा कल्चर है उसको भी प्रिजर्व करने का बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसके थ्रू में ये पता चलता है कि हमारे एंसेस्टर थे वो क्या करते थे, किस चीज में स्पेशलाइज थे। और हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री है दैट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द ट्राइबल एंड रूरल कम्युनिटीज, उनके लिए इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ये अगर हमें इंट्रोडक्शन समझ में आ गया हो तो अब एक एक करके हम क्या करेंगे, हैंडीक्राफ्ट में जो इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आता है नाम ग्लासवेयर का, मतलब जो कांच के ऊपर जो काम किया जाता है। जैसे नॉर्मली आप लोगों ने देखी होंगी ग्लास की बीड्स, है ना, वो जो अगर आप लोगों ने कंचे खेले हैं, कंचे, वो एक तरीके से ग्लासवेयर का ही काम होता है। तो अगर हम ग्लासवेयर के रेफरेंस की बात करें तो देखिए ग्लासवेयर का हमें रेफरेंस मिलता है महाभारत टाइम से, ठीक है। जो महाभारत जो पुराण वगैरह हैं उसमें भी इसका मतलब इसके बारे में मेंशन है। लेकिन अगर हम मटेरियल एविडेंस की बात करें कि अगर हमें कुछ पुख्ता सबूत यानी कोई प्रोडक्ट मिला है तो वो हमें देखने को नहीं मिलता है किसी भी ग्लासवेयर के प्रोडक्ट का इन दी अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन में। लास्ट लेक्चर जब हम लोग आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 3 भाग में बटी हुई है, अर्ली, फिर आपकी आती है मैच्योर और फिर आपकी आती है लेटर, राइट। तो इस तरीके से 3 पार्ट में बटी हुई थी ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला है 3300 से लेके 2600, 2600 से लेके 1900 तक का, और फिर 1900 से लेके 1300 तक। इस तरीके से 3 पार्ट में ये आपकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो बटी हुई है। तो ये इसमें ऐसा बोला जाता है कि जो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें कोई भी हमें मटेरियल एविडेंस नहीं मिलते हैं। पहला अगर मटेरियल एविडेंस हमें अगर ग्लास बीड का कहीं से मिलता है तो वो मिलता है हमें पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर से। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर क्या है, ये एक्चुअली आयरन एज वाला जो टाइम पीरियड था उसको ही हम लोग पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जो पॉटरी वगैरह की जाती थी उसके बेसिस पे कल्चर का नाम रख देते थे। तो उस टाइम पे होती थी रेड एंड ब्लैक टाइप की, ठीक है ना, रेड का बैकग्राउंड होता था और ब्लैक कलर से कुछ ना कुछ बनाते थे। ऐसी पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर का मतलब क्या है कि जो आयरन एज का टाइम था, जो कि अगर हम देखें तो कुछ 1300 BC से शुरू होता है और तब से शुरू होता है। तो ये 1300 से लेके 300 BC तक के आप टाइम पीरियड को समझ लीजिए, जो कि जिसको आयरन एज भी बोला जाता है, जिसको वैदिक पीरियड जब हमने बाद में पढ़ा था तो वैदिक पीरियड का भी टाइम पीरियड यही होता है। तो पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर था गंगा वैली के अराउंड, वहां पे हमें सबसे पहला मटेरियल एविडेंस मिलता है, ठीक है इसका। उसके अलावा जो वैदिक टेक्स्ट है जैसे कि शतपथ ब्राह्मणा, ठीक है, कौन सा शतपथ ब्राह्मणा जो है उसमें जो ग्लास है उसको बोला गया है कांच, तभी से हम लोग आज के टाइम पे ग्लास को कांच बोलते हैं या काका, ठीक है। उसके अलावा कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं हमें ग्लास इंडस्ट्री के, कहां से, ब्रह्मपुरी और कोल्हापुर, ये दोनों साइट्स कहां पे, महाराष्ट्र में। आप लोगों ने काफी सुना होगा, क्यों सुना होगा, क्योंकि कोल्हापुरी चप्पल्स का नाम सुना है, तो वो कहां पे बनती है, कोल्हापुर में ही बनती है।
ठीक है, तो यहां से भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं। उसके अलावा ये जो है मतलब जो ग्लासवेयर इंडस्ट्री थी आज उसका ही डेवलपमेंट है कि ऑप्टिकल लेंसेज वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चश्मों का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इसका एक जो चश्मे हैं स्पेक्टिकल्स जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, तो संस्कृत टेक्स्ट में स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे का वर्णन है, रेफरेंस है, जिसको वहां पे बोला गया है जो संस्कृत टेक्स्ट है जिसका नाम क्या है, व्यस्य योग चरित्र, व्यस्य योग चरित्र, तो वहां पे भी इसका रेफरेंस है। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर के बारे में बता रहा था, तो ये देखिए उसका टाइम पीरियड लिखा हुआ है 1200 से लेके 600 बीसी, और ये गंगा जो गंगा बेसिन था ना, मतलब गंगा ड्रेनेज बेसिन, उसके अराउंड में ही ये डेवलप्ड था। अच्छा, उसके अलावा अगर और कुछ सदर्न पार्ट की बात करते हैं कि अगर वहां पे ग्लासवेयर इंडस्ट्री के कहां पे हमें एविडेंसेस मिलते हैं, तो जैसे एक मस्की जगह है, मस्की जो है वो एक चालकोलिथिक साइट थी दक्कन एरिया में, तो वहां पे हमें इसके एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कुछ और साइट्स जैसे कि आहार जो कि राजस्थान में है, हस्तिनापुर एंड अची चत्र जो उत्तर प्रदेश में, ईरान एंड उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है। अगर हम, ये तो हो गए हमारे एंशिएंट टाइम की बात कि वहां से हमें ग्लास इंडस्ट्री के क्या एविडेंसेस मिलते हैं। अब बात करते हैं मेडिवल पीरियड की। तो मुगल्स जो आए उन्होंने भी काफी पेट्रोनेज दिया ग्लासवेयर की आर्ट को प्रमोट करने के लिए। ये इस्तेमाल करते थे इसका डेकोरेशन पर्पज से, जैसे कि एक मॉन्यूमेंट है नी के द्वारा बनाया हुआ शीश महल, तो उसमें हमें ग्लास का काम देखने को मिल सकता है। उसके अलावा ये जो ग्लास के प्रोडक्ट थे इसके लिए इसका यूज करते थे मुगल्स किसमें, हुक्का बनाने के लिए, परफ्यूम बॉक्स बनाने के लिए, या फिर इनग्रेविंग करने के लिए। आज के टाइम पे जो ग्लास इंडस्ट्री है उसके काफी चेहरे हैं, उनमें से एक काफी फेमस है ग्लास के बैंगल्स, जो हाथ की चूड़ियां होती है ना, उसमें काफी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें इसमें सबसे फेमस अगर कोई जगह है तो वो है हैदराबाद में बनाए जाने वाले ग्लास बैंगल्स, जिनको बोलते हैं चूरी कजाडोस। क्या बोलते हैं, ये देख लीजिए, चूरी कजादोस। ठीक है, तो चूरी कजादोस ये जो है ये एक तरीके से ग्लास वेयर प्रोडक्ट है जो कि हैदराबाद में बनाया जाता है। इसके अलावा दूसरी अगर कोई जगह बोले जहां पे ग्लास इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फेमस है या फल फूल रही है, तो वो है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में ग्लास के जो शैंडलियर्स बनते हैं वो काफी फेमस हैं। सिमिलरली उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है सहारनपुर, वहां पे पंचकोरा, यानी पंचकोरा क्या होता है, ये ग्लास से बनाए जाने वाले बच्चों के खिलौने, पंचकोरा, तो ये उत्तर प्रदेश में काफी फेमस है। सिमिलरली बिहार का जो पटना है वहां पे भी ग्लास बीड से एक अच्छी चीज बनाई जाती है जिसको बोलते हैं टिकुली। टिकुली एक तरीके से ये जो मोतीज होते हैं ना, इसको बोलते हैं। तो टिकुली बिहार के पटना में बनाए जाते हैं। आज के टाइम पे जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है तब से ऐसा बोला जाता है ये क्राफ्ट एक तरीके से लॉस्ट ही हो गया है, क्योंकि अब मशीन मेड प्रोडक्ट आ गए हैं, वो ज्यादा सस्ते भी होते हैं और ज्यादा अच्छे भी होते हैं। तो इसीलिए तो हमने अभी क्या देखी, 4 साइट्स देखी, एक हैदराबाद का चूरी कजादोस, फिरोजाबाद के शैंडलियर्स, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के पंचकोरा टॉयज। पंचकोरा क्या है, कांच के खिलौने होते हैं, और टिकुली क्या है, एक तरीके से आप ये समझ लो जो अंटी बोलते हैं, कंचे बोलते हैं, वैसा कुछ है टिकुली। ये कहाँ है, पटना, बिहार का पटना जो जगह है वहां पे। ठीक है, तो ये थी ग्लास इंडस्ट्री की कहानी कि हमें इसके पुराने टाइम में क्या एविडेंस मिलते हैं, मेडिवल टाइम में क्या एविडेंसेस मिलते हैं, और इसका आज के टाइम में क्या एग्जिस्टेंस है। अब बात करते हैं जो कपड़े के ऊपर हाथ की कारीगरी की जाती है। तो देखिए जो हैंडीक्राफ्ट टेक्निक कपड़े के ऊपर की जाती है वो या तो वीविंग की जाती है, प्रिंटिंग का काम किया जाता है। वीव का मतलब सीना, कुछ है ना, सिल रहे हो आप कुछ, और प्रिंट का मतलब, अब अगर आप लोगों ने जयपुर में, आप लोग अगर जयपुर का जो फोर्ट है उसको अमर पैलेस जो घूमने जाते होंगे तो आपने वहां पे भी देखा होगा, नीचे आने के बाद वहां पे वो आपको एक जगह पे लेके जाते हैं जहां पे वो ये दिखाते हैं कि वो कपड़ों के ऊपर कैसे प्रिंटिंग वगैरह करते हैं। वो वहां पे टेक्निक दिखाते हैं, उसी को टाई एंड डाई टेक्निक भी बोलते हैं। ठीक है, टाई एंड डाई टेक्निक। तो इसमें क्या किया जाता है, जो आर्टिस्ट होता है वो वुडन ब्लॉक का इस्तेमाल करता है। वुडन ब्लॉक्स यानी लकड़ी के कुछ ब्लॉक्स होते हैं जिसकी मदद से वो कपड़े के ऊपर कुछ पैटर्न वगैरह बनाते हैं। इसी टेक्निक को हम लोग टाई एंड डाई के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। तो ये ऐसे की जाती है क्लोथ के ऊपर हैंडीक्राफ्ट। अब इसके बारे में अगर हम जाने तो सबसे मतलब एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्ट है टाई एंड मतलब ये जो हैंडीक्राफ्ट की कपड़े के ऊपर जो की जाती है, उनमें नाम आता है बंधनी का। क्या है नाम, BANDHANI, बंधनी। ठीक है, बंधनी बोल लो या फिर इसको बंधेज बोल लो। ये जो बंधनी या बंधेज जो होती है उसी का इंग्लिश में जो अभी मैं नाम ले रहा था ना, टाई एंड डाई,
वही चीज होती है। बंधनी या बंधेज, इसमें कपड़े को बांधा जाता है, मतलब जैसे अगर जो भी ब्लॉक होगा, कपड़े को ऐसे लिया और यहां से इसको बांध दिया और फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ कलर लगाया जाता है, तो इसीलिए इसको टाई और फिर डाई, पहले बांधो और फिर कलर कर दो। ठीक है, तो ये जो हैंडीक्राफ्ट है कपड़े में, उसमें एक सबसे फेमस आर्ट फॉर्म है, दैट इज टाई एंड डाई। इसके एविडेंसेस हमें एंशिएंट टाइम में भी मिलते हैं, एंशिएंट टेक्निक इसे माना जाता है। इसके एविडेंसेस हमें कहां से मिलते हैं? राजस्थान और गुजरात से। उसके अलावा ऐसा बोला जाता है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी काफी फेमस है। इसके अलावा इसी जो टाई एंड डाई टेक्निक है, इसको रेसिस्ट डाइंग प्रोसेस भी बोला जाता है। रेसिस्ट डाइंग प्रोसेस ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जिस भी पोर्शन को आप लोग बांधते हो, जिस भी पोर्शन को आपने टाई कर दिया, उस पे कलर नहीं चढ़ता, तो यानी वो रेसिस्ट कर रहा है, इसीलिए रेसिस्ट डाइंग टेक्निक भी बोला जाता है। तो इसी तरीके से इसमें वो अलग अलग लेवल पे वो उसमें टाई करते हैं, फिर पैटर्न बनाते हैं। तो ये हो गया अपना बंधनी या बंदेज। अब पेपर में पूछा जाए कि बंधनी या बंदेज क्या होता है, तो ये भैया एक हैंडीक्राफ्ट है जो कपड़े पे किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं, जैसे कि टाई एंड डाई के अंदर अगर अपन आ जाते हैं तो इसके अंदर एक स्पेशल काइंड का टाई एंड डाई प्रोसेस होता है, जिसकी मदद से क्या होता है, एक रिपल टाइप का आप कपड़े के ऊपर पैटर्न बनाते हो, और वैसा पैटर्न बनने के बाद उस फैब्रिक या उस पूरे जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं लहारिया। क्या बोलते हैं? लहारिया। ये जो लहारिया टेक्निक है ये इस्तेमाल की जाती है जयपुर और जोधपुर में। सिमिलरली टाई एंड डाई में ही एक और काइंड होता है जिसको बोलते हैं ईकत, IKAT, ईकत। ये भी वही है, रेसिस्ट डाइंग टेक्निक है, मतलब उसी के टाइपों की हम बात कर रहे हैं। इस वाले मेथड में क्या किया जाता है, जो कपड़ा होता है, यार्न होता है, उस पे लगातार मतलब अलग अलग नोट्स बनाई जाती हैं और उस पे पैटर्न्स क्रिएट किए जाते हैं। जो ईकत आर्ट फॉर्म है, ये ज्यादातर कहां पे प्रैक्टिस किया जाता है? तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात और आंध्र प्रदेश में। तो अभी हम लोगों ने दो चीज की बात कर ली। पहले हमने की बात बंधनी या बंधेज, जो कि टाई एंड डाई टेक्निक होती है, जिसका एक और नाम है रेसिस्ट डाइंग प्रोसेस। क्लियर हो गया? उसमें दो टाइप के होते हैं जो अभी हमने बात की है। एक होता है लहारिया। लहारिया में हम वेव्स वगैरह बना देते हैं, मतलब ऐसे जो लहरें होती है ना, लहरे टाइप का पैटर्न बना देते हैं, तो लहारिया। दूसरा हमने बात की ईकत। ईकत भी रेसिस्ट डाइंग प्रोसेस का एक टाइप है जो कि तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात या आंध्र प्रदेश में प्रैक्टिस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फैब्रिक पे यानी जो कपड़ों के ऊपर हैंडीक्राफ्ट किया जाता है, उसी में एक और नाम जो फेमस है, जो कि एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, जिसका नाम है कलमकारी। कलमकारी का मतलब नाम से ही समझ में आता है, कलम इज पेन। तो पेन की मदद से जो आर्टिस्टिक डिजाइन या पैटर्न बनाए जाते हैं, दैट इज व्हाई इट गेट इट्स नेम, दैट इज कलमकारी। तो यहाँ पे बाकी इसके बारे में बताया हुआ है कि इसमें वेजिटेबल डाइस का आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कलमकारी किस स्टेट्स में प्रैक्टिस की जाती है, तो ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके अलावा एक और फैब्रिक डेकोरेशन का एक और आर्ट फॉर्म है जो काफी फेमस है, दैट इज कॉल्ड बातिक आर्ट। याद रख लो, बातिक, BATIK, बातिक आर्ट। इसमें बातिक आर्ट में अगर कोई इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है तो क्या लिखोगे भैया, कि इसमें क्या करते हैं, फैब्रिक के एक एंड पे तो आप लगा देते हो मोल्टन बैग्स, मतलब जो मोम होती है ना, मोम, तो वो लगा देते हो, और फिर इसको क्या करते हो, डाई लगाते हो। डाई में यानी कलर्स वगैरह आप इस पे अप्लाई करते हो। तो इससे क्या प्रोड्यूस हो जाती हैं, बस मतलब जैसे अगर ये कपड़ा है तो कपड़े के एक साइड पे आपने मोल्टन बॉक्स लगा दिया और दूसरी तरफ से इस पे कलरिंग करने लगे। इससे जो साड़ियां वगैरह बनती हैं वो बनती हैं आपकी बातिक साड़ीज वगैरह। तो ये जो बातिक आर्ट फॉर्म है ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो अभी तक 4 हम लोग कर चुके हैं। एक हमने बात की लहरिया की, दूसरा हमने बात किया ईकत की, तीसरा हमने बात किया कलमकारी, और चौथी जो आर्ट फॉर्म की हम लोगों ने बात की, दैट इज बातिक। एंड each of them is the मतलब somehow related to tie and dye process only। ठीक है, यहां पे उन्हीं सारे आर्ट फॉर्म्स का एक पिक्टोरियल यानी मैप दिया हुआ है जिससे आप याद रख सकते हैं। ये इसमें जो क्राफ्ट्स हैं आपके क्लोथ वाले क्राफ्ट भी हैं, और एम्ब्रॉयडरी आप समझते होंगे कि कपड़े के ऊपर जब आप वो धागे से कुछ डिजाइन वगैरह बनाते हो ना, आपने अपने मॉम या सिस्टर्स वगैरह को भी करते हुए देखा होगा, तो ये वही उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एम्ब्रॉयडरी वही चीज होती है। तो आप इसमें देख सकते होगी कि कहां पे क्या चीज को प्रैक्टिस किया जाता है। इस मैप को जब आप ये जो PDF है इसको डाउनलोड कर लेना तो क्लियर दिखेगा आपको। जैसे यहां पे देखिए आंध्र प्रदेश में कलमकारी को दिखाया गया है, चंदेरी कहां पे होता है, MP में होता है। ठीक है, उस सिमिलरली जो बंधनी है, बंधेज वाला जो मैंने आपको बताया था, वो यहां पे राजस्थान तरफ दिखा दिया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका याद करते जाना, बाकी एक एक करके और भी अपन बात करते हैं। उसके अलावा
कुछ फैब्रिक पैटर्न बनाने वाली जो आर्ट फॉर्म है हमारे यहाँ पे बाहर से भी आई है। मतलब जो फॉरेन ट्रेडर्स वगैरह आते थे एंशिएंट टाइम में, तो वो भी अपने साथ कुछ आर्ट फॉर्म लेके आए थे, जैसे कि तंचोई। क्या नाम है? TANCHOI। तंचोई जो वीविंग होती है, ये हम लोगों ने चाइनीज जो ट्रेवलर्स वगैरह आते थे उनसे इंस्पायर्ड होके डेवलप किया है तंचोई वीविंग। ये प्रैक्टिस की जाती है गुजरात के सूरत में। ठीक है, ये एक तरीके से जो तंचोई वीविंग होती है वो एक तरीके से मिनिएचर पेंटिंग को रिप्रेजेंट करती है। अब आप लोग मिनिएचर पेंटिंग बहुत अच्छे से समझते होंगे, तो यहां से आपसे एक आध क्वेश्चन पूछ लेता हूं। बताइए मिनिएचर पेंटिंग का जो शब्द है मीनियम, उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, मीनियम क्या होता है? तो मिनिएचर पेंटिंग के बारे में आपको ये जवाब देना है। एक तो तंचोई हो गई जो कि हमने फॉरेन या अब्रॉड इंस्पिरेशन से अपने यहाँ पे डेवलप की है। दूसरी है जमदनी, ये एक एंशिएंट आर्ट फॉर्म है। ये इसमें क्या किया जाता है, जो मुस्लिन होता है उसके ऊपर पैटर्न्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो जमदनी होती है ये कहां पे प्रैक्टिस की जाती है? वेस्ट बंगाल में की जाती है। तो ये हमने सारे पैटर्न्स की बात कर ली हैंडीक्राफ्ट्स के जो कपड़ों पे किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है कुछ रीजनल साड़ीज की, तो यहां से आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है मैच द फॉलोइंग टाइप का, या फिर ऐसे बोल देंगे विच वन ऑफ देम इज करेक्टली मैच्ड, इस टाइप से। जैसे पोचमपल्ली साड़ी है जो आंध्र प्रदेश में मेनली प्रोड्यूस की जाती है, पटोला गुजरात में प्रोड्यूस की जाती है, बलूचरी ये वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस की जाती है, जमदनी वेस्ट बंगाल अभी बताया, तंचोई अभी बताया मैंने, है ना। तो ये देखिए वाराणसी में। ठीक है, उसके अलावा चंदेरी मध्य प्रदेश में, ईकल ये कर्नाटका में, तांत वेस्ट बंगाल में, नौवरी महाराष्ट्र में, बोमकाय उड़ीसा में, कोनराड ये तमिलनाडु में, कोसा छत्तीसगढ़ में। कोसा आपको याद आ रहा होगा, कोसा का कपड़ा है ये, ऐसा कुछ बात करते हुए सुना होगा आप लोगों ने अपने घर में। पैठानी महाराष्ट्र में प्रैक्टिस की जाती है, कलमकारी आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस होती है, कसाबू केरला में और दाबू राजस्थान में। तो ये सारी डिफरेंट टाइप की साड़ीज हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इंडिया के कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2-3 बार सुन लो तो याद हो जाएगा। अब बात करते हैं आइवरी क्राफ्टिंग की। आइवरी का मतलब क्या होता है? देखिए, जो एलिफेंट का टस्क होता है, दांत होता है, उसी को हम लोग आइवरी बोलते हैं और उसी के ऊपर कारीगरी की जाती है, तो दैट इज आइवरी क्राफ्टिंग। ये इंडिया में काफी मतलब एंशिएंट टाइम यानी वैदिक पीरियड से प्रेवलेंट थी। वैदिक पीरियड आपको चलिए जब मैं बताने वाला था, पर ठीक है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वैदिक टाइम पीरियड। कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे वैदिक टाइम पीरियड जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक अर्ली वैदिक पीरियड, दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड, है ना। अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, ये वही टाइम पीरियड है जिसके दौरान हमारे यहाँ पे जो वेदास हैं उनका कंपाइलेशन हुआ था, राइट। कितने वेदास हैं हमारे यहाँ पे? 4 वेदास हैं। तो ये सारी चीजें, तो जो अर्ली वैदिक पीरियड है या लेटर वैदिक पीरियड है, इनका आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में टाइम पीरियड। तो ऐसा बोला जाता है कि जो आइवरी क्राफ्टिंग का काम है, कारीगरी है, ये हमारे यहाँ पे वैदिक पीरियड से प्रैक्टिस की जाती थी। ठीक है, क्योंकि अगर आप वैदिक टेक्स्टों को देखोगे तो वहां पे इसको रेफर किया गया एज अ दंत। दंत का मतलब होता है एलिफेंट टस्क। एलिफेंट टस्क यानी जो हाथी का दांत है वही आइवरी का सोर्स होता है। अभी कुछ एक्सकवेशन किए गए थे, रिसेंट एक्सकवेशन किए गए थे, जो हमें ये दिखाते हैं हड़प्पन पीरियड में आइवरी के बनाए हुए डाइस, यानी जो पासे होते हैं ना, जिससे हम लोग नॉर्मली लूडो वगैरह खेलते हैं, पासे, तो वो हमें मिलते हैं हड़प्पन पीरियड के। ठीक है, तो आइवरी एंड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आइवरी लाइक आइवरी डाइस एक्सेट्रा, पर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एंड पर्शियन गल्फ। तो यानी हमें क्या पता चला कि जो हड़प्पन टाइम पीरियड था उस टाइम पे भी आइवरी के बनाए हुए जैसे कि डाइस, इनको एक्सपोर्ट किया जाता था कहां पे? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पर्शियन गल्फ में। उसके अलावा सांची जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है एमपी के, वहां पे भी जो इंस्क्रिप्शंस हैं वहां पे एक तरीके से जो आइवरी वर्कर्स की गिल्ड होती थी उनके बारे में मेंशन है। ठीक है, तो एक और वहां से हमें एविडेंस मिलता है कि भैया जो आइवरी क्राफ्टिंग है वो इंडिया में एंशिएंट टाइम से प्रैक्टिस की जाती थी। उसके अलावा लिटरेरी रेफरेंसेस तो छोड़ो कि किताबों में क्या लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं, जैसे कि हाथी के दांत के बनाए हुए कंगे, कॉम्ब, जो कि हमें तक्षशिला से मिलते हैं। ये हमें दिखाता है कि जो आइवरी क्राफ्टिंग का काम था वो सेकेंड एडी में भी प्रैक्टिस किया जाता था। आइवरी आर्टी क्राफ्ट जो है वो मुगल पीरियड में भी काफी प्रेवेलेंट था, बहुत ज्यादा सपोर्टेड था, जिससे उस टाइम के हमें क्या मिलते हैं? कॉम्ब, डैगर्स,
डैगर जो तलवारें होती है ना, उनके जो हैंडल्स होते थे वो बने हुए मिलते हैं। अगर हम बात करें आइवरी क्राफ्टिंग के ट्रेडिशनल सेंटर्स की, तो उसमें आता है सबसे ऊपर नाम दिल्ली का, जयपुर का या फिर वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट का। ठीक है, तो दिल्ली, जयपुर और वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट। इसमें एक सबसे ज्यादा फेमस आर्ट है दैट इज कॉल्ड अंबरी हाथी। अंबरी हाथी जो कि आइवरी से ही बनाया जाता है। केला में आइवरी जो है आइवरी के ऊपर पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस है। जोधपुर में बेंगल्स बहुत फेमस है। जयपुर में आइवरी का जाली वर्क बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये हो गया आइवरी क्राफ्टिंग के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग टेराकोटा क्राफ्ट के बारे में। टेराकोटा लास्ट लेक्चर में भी बताया था। टेराकोटा कुछ नहीं होता है, एक तरीके से ये जो मट्टी होती है ना, बेक्ड मट्टी, हाफ बेक्ड मट्टी, उसको टेराकोटा बोलते हैं। तो देखिए, टेराकोटा का मतलब क्या होता है? बेक्ड अर्थ, जो मट्टी है, अर्थ है जो उसको बेक किया है। तो ये इज अ टाइप ऑफ अ सेरामिक क्ले जो कि सेमी फायर्ड होता है, मतलब आधा जला हुआ होता है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है सो दैट ये वाटर प्रूफ हो जाए और हार्ड हो जाए, सो दैट इसके ऊपर जब आप स्कल्पटिंग करते हो, मतलब कारीगरी, वो जो कुछ डिजाइन वगैरह बनाते हो या कुछ और आर्किटेक्चरल कुछ डिजाइन वगैरह बनाते हो, तो वो इसको सपोर्ट कर पाए। ये जो टेरिकोटा क्राफ्ट होता है वो जनरली किया जाता है पॉटरी के काम के लिए या ब्रिक्स वगैरह, कुछ अच्छे डिजाइन के ब्रिक्स बनाने के लिए। अगर हम बात करें टेराकोटा क्राफ्टमैनशिप की, तो उसका एक बेस्ट स्पेसिमेन है दैट इज कॉल्ड बानकुरा हॉर्स या पंचमुरा हॉर्स। ये जो घोड़ा देख रहे हो ना, ये टेराकोटा का बहुत ज्यादा फेमस आर्ट फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड बानकुरा या पंचमुरा हॉर्स। उसके अलावा टेराकोटा के टेम्पल्स भी हैं जो कि कहां पे हैं? वेस्ट बंगाल के बानकुरा डिस्ट्रिक्ट में, जो एक ऐसा मंदिर जो कि पूरा का पूरा किसका बना हुआ है? टेराकोटा का बना हुआ है। उसके अलावा एंशिएंट में जो पाला पीरियड था, तो उस टाइम पे जो बुद्धिस्ट के बिहार्स होते हैं, जैसे हमने बात की थी बुद्धिस्ट के जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उसमें एक हमने पढ़ा था बिहार, दूसरा पढ़ा था, स्पेलिंग पूरी लिख देता हूं सो दैट कंफ्यूजन ना हो, बिहार्स, चैत्यास। उसके अलावा लेटर फिर आते हैं आपके स्तूपास। तो बिहार्स क्या होते हैं? बिहार्स वो जगह होती है जहां पे मॉन्क्स रेस्ट करते थे। चैत्यास क्या होते हैं? प्रेयर हॉल्स होते हैं जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क प्रेयर करते थे। स्तूपास क्या है? ये माउंड होते थे जहां पे अस्थियां रखी गई हैं। पहले बुद्धा की रखी जाती थी, बाद में बोधिसत्वास वगैरह की। ठीक है, तो एंशिएंट का जो पाला पीरियड है बुद्धिस्ट बिहार में भी हमें टेराकोटा के स्पेसिमेंस मिलते हैं। अब बात करते हैं सिल्वर ज्वेलरी के हैंडीक्राफ्ट के बारे में। सिल्वर ज्वेलरी जो है उसका एक बहुत ही ज्यादा फेमस टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं फिलीग्री वर्क, FILIGREE वर्क, फिलीग्री वर्क। ठीक है, तो ये फिलीग्री वर्क अगर आपसे कोई पूछता है ये किस चीज से एसोसिएटेड है, तो ये सिल्वर ज्वेलरी के हैंडीक्राफ्ट से एसोसिएटेड एक टेक्निक का नाम है दैट इज कॉल्ड फिलीग्री वर्क। उसके अलावा सिल्वर यानी जो चांदी की जो पायल होती हैं, एंकलेट्स होती हैं, उसके लिए उड़ीसा काफी फेमस है जहां पे उनको बोला जाता है पेनरी या पेजम। तो पेनरी और पेजम क्या है? ये सिल्वर की एंकलेट्स हैं, चांदी की पायल वगैरह हैं। ठीक है, पेनरी, पायजन, पेनरी या पायजम, ये कहां पे है? उड़ीसा में फेमस है। उसके अलावा कुछ चांदी के कुछ ऐसे यूनिकली निटेड, मतलब ऐसे बहुत ही अच्छे कारीगरी वाले ऑर्नामेंट्स भी मिलते हैं जिनको बोलते हैं गुंची। तो गुंची अगेन, व्हाट इज अ गुंची? गुंची इज दी यूनिकली निटेड ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर, दोज आर नोन एज गुंची। पेनरी, पैजम, फिलीग्री वर्क, इन सारे टर्म्स को याद करते जाइए। उसके अलावा एक और काम होता है दैट इज कॉल्ड बिदरी। अगेन ये चांदी का ही काम है जो कि कर्नाटका में किया जाता है, कर्नाटका में। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है? सिल्वर जो होता है उससे ना जैसे अगर कोई आप ऑर्नामेंट या कुछ बना रहे हो तो एक डार्क कलर का बैकग्राउंड होगा और फिर उसके ऊपर सिल्वर से ना कुछ डिजाइनिंग वगैरह की जाती है, तो दैट इज कॉल्ड बिदरी, जो कि कर्नाटका में किया जाता है। अभी हम लोगों ने किन किन के बारे में बात किया? एक हमने बात की पेनरी के बारे में, पाइजम के बारे में, फिर हमने बात की गुच्ची के बारे में, और फिर हमने बात कर ली अभी बिदरी के बारे में। बिदरी होता है अपना कर्नाटका में। ठीक है, और उसके अलावा पेनरी और पेजम उड़ीसा में, गुंची। अब बात करते हैं क्ले और पॉटरी वर्क। तो ये तो नाम से ही बहुत ज्यादा क्लियर है, क्ले और जो पॉट्स वगैरह होते हैं। तो क्ले और पॉटरी जो है, मतलब स्पेशली जो पॉटरी है, उसको बोलते भैया है लिरिक ऑफ हैंडीक्राफ्ट। लिरिक्स आप समझते हैं ना, तो लिरिक यानी जो पोएटिक कंपोजिशन होता है उसमें जो शब्दावली होती है, तो पोएट्री जो है वो हैंडीक्राफ्ट की शब्दावली है।
इसमें काफी सेंसुअल अपील भी है। ये एक सबसे अर्लीस्ट क्राफ्ट है जो कि इसके एविडेंसेस जो है वो न्यूलिथिक साइट से भी हमें मिलते हैं। न्यूलिथिक साइट इज न्यू स्टोन एज। ठीक है, आपको याद होगा जो स्टोन एज है वो आपकी 3 टाइप में बटी हुई है। एक है पेलियोलिथिक, दूसरी है मेसोलिथिक, तीसरी है आपकी नियोलिथिक, राइट। फिर आती है चाल्कोलिथिक। तो ये सारे एजेस हैं। तो न्यूलिथिक क्या है? न्यू स्टोन एज। पेलियोलिथिक क्या है? अर्ली स्टोन एज। मेसोलिथिक क्या है? मिडिल स्टोन एज। चलिए ये बताइए न्यूलिथिक एज का टाइम पीरियड बता दीजिए। ठीक है, तो जो क्ले और पॉटरी वर्क के एविडेंसेस हैं वो न्यूलिथिक साइट है जिसका नाम है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में, वहां से भी मिलते हैं। तो इतने पहले से। उसके अलावा कुछ बचे कुछ अंश जो हैं क्ले पॉटरी के, वो हमें 6000 बीसी पुराने रेमनेंट्स मिलते हैं। उसके अलावा पेंटेड ग्रे वेयर जो पॉटरी का टाइम पीरियड था, वहां पे भी हमें जैसे जो पॉटरी है वो ग्रे कलर की पॉटरी देखने को मिलती है। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूं पेंटेड ग्रे वेयर का टाइम पीरियड बता चुका हूं, और ये एक कल्चर था। ठीक है, और ये नॉर्मली ये किसके संग कॉन्साइड करता है? कंटेम्पररी था वैदिक टाइम पीरियड के साथ। वैदिक टाइम पीरियड हमारे यहाँ है 1500 से 600 बीसी। 1500 से लेके 1000 तक वाला जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड है। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड आता है। ठीक है, उसके अलावा रेड एंड ब्लैक पॉटरी जो है, जो कि 1500 से 300 बीसी के टाइम की पॉटरी हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा बहुत सारे हमें जो एविडेंसेस हैं वो वेस्ट बंगाल से भी मिलते हैं। उस आगे अगर हम और आगे बढ़ते हैं टाइम पीरियड में, तो हमें नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड बेयर वाली जो पॉटरी है, जो कि डेवलप हुई थी 2 फेसेस में, 700 से लेके 400 बीसी और 400 से लेके 1000 बीसी, उसके भी हमें काफी रेमनेंट्स मिलते हैं। ये जो नदन ब्लैक पॉलिश्ड बेयर पॉटरी है, ये कॉन्साइड करती है आपके मौर्यन पीरियड के साथ। मौर्यन पीरियड में कैसी पॉटरी बनाते थे? नदन ब्लैक पॉलिश्ड बेयर वाली पॉटरी बनाई जाती थी, याद रखना। और ये मौर्यन पीरियड के साथ कॉन्साइड करती है। सदर्न इंडिया में पॉटरी को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, जिसको बोलते हैं रूले पॉटरी। ठीक है, तो रूले पॉटरी जो है जिसकी टाइम पीरियड बोली जाती है 200 से लेके 100 बीसी तक। इसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं पुडुचेरी के अराका मेडूज वाली जगह से। एक बार फिर से जो मैंने आपको बताया, देखिए जो पॉटरी है दैट इज द लिरिक ऑफ हैंडीक्राफ्ट। इसके एविडेंसेस हमें नियोलिथिक साइट्स मेहरगढ़ से मिलते हैं। उसके अलावा बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड किस्म की पॉटरी में 6000 बीसी जो पुरानी है तब से हमें उसके एविडेंसेस मिलते हैं, तब के एविडेंसेस मिलते हैं। उसके अलावा इसके जो पेंटेड ग्रे वेयर थी, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया जो आयरन एज वाला टाइम पीरियड था, वैदिक टाइम पीरियड वाला टाइम था, तो यानी वहां पे पेंटेड जो ग्रे कलर की पॉटरी है वो उसके एविडेंसेस मिलते हैं। मॉडर्न टाइम पीरियड के टाइम पे हमें मॉडर्न से पहले तो हमारा फिर आता है अभी ये रेड एंड ब्लैक जो पॉटरी है, जो कि हरप्पन टाइम पे डेवलप हुई होगी कभी, तो उसके एविडेंसेस मिलते हैं। पर इसका जो टाइम की डेटिंग की गई दैट इज 1500 से 300 बीसी। उसके अलावा नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड बेयर पॉटरी भी मिलती है जो कि मौर्यंस के द्वारा प्रैक्टिस की जाती थी। उसके अलावा रूले पॉटरी अगर कोई पूछता है ये कहां पे प्रैक्टिस की जाती है, तो भैया ये साउथ में प्रैक्टिस की जाती है, याद रखना। उसके अलावा गुप्ता पीरियड पे आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे आए जैसे ही गुप्ता पीरियड में भी हमें जो पॉटरी है उसके एविडेंसेस मिलते हैं। उस टाइम पे पॉटरी को बहुत ही ज्यादा पर्पसेस के लिए, जैसे डेकोरेशन, फंक्शनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद आते हैं हमारे, अगर इस्लामिक ट्रेडिशन की बात करें तो उस टाइम पे ग्लेज्ड पॉटरी प्रैक्टिस की जाती थी और उसके एविडेंसेस मिलते हैं। यहाँ पे कुछ पॉटरी के आर्ट फॉर्म दिए हुए हैं और उनकी जो ओरिजिन है, मतलब वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुए हैं, उनकी लिस्ट दी हुई है। जैसे कि खुर्जा पॉटरी जो कि यूपी में ओरिजिन है जिसका, ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ यूपी में हुआ है इसका। तो ऐसे करके आप इसको पढ़ सकते हैं, पूरी लिस्ट दी हुई है। अब बात करते हैं ब्रॉन्ज क्राफ्ट के बारे में। ब्रॉन्ज का मतलब क्या होता है? ब्रॉन्ज एक तरीके से आपका एक एलॉय है जिसके अंदर आप क्या मिक्स करते हो? कॉपर और टिन को मिक्स करते हो। कॉपर और टिन को मिक्स करने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय। व्हाट इज मेंट बाय एन एलॉय, इसकी आप डेफिनेशन दीजिए मुझे। ठीक है, मैंने साइंस के ऊपर भी पूरी लेक्चर सीरीज बना रखी है, तो अगर जिसने देखा होगा वो उसके जवाब दे सकता है व्हाट इज मेंट बाय एलॉय। तो देखिए जो हमारा एंशिएंट इंडिया था उस टाइम पे मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता था, किसके लिए? स्पीयर्स एंड एरोज के लिए। जो भाले होते हैं, जो तीर होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था मेटल का। और लेकिन एंशिएंट इंडिया की तो बात छोड़ो, जो मेटल कास्टिंग है वो, उसकी जो क्राफ्टमैनशिप है वो 5000 साल पुरानी है। एक तरीके से आप इसको समझ सकते हो, दिस इज दी वन ऑफ दी ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म। तो जो मेटल क्राफ्टिंग है उसी का ही एक पार्ट है ब्रॉन्ज वर्क या ब्रॉन्ज क्राफ्ट।
इसका एविडेंस मिलता है हमें जो डांसिंग गर्ल है, जो मोहनजोदारो से जिसका स्टैचू मिला था, वहां से हमें ब्रॉन्ज क्राफ्ट के बारे में पता चलता है कि भैया जो ब्रॉन्ज क्राफ्ट है वो कम से कम 3-3.5 साल पुरानी है। उसके अलावा कुछ हमें नॉन फेरस मेटल के जो एविडेंसेस मिलते हैं, या तो वो कॉपर के बने हुए होते थे या टिन के होते थे। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो ब्रॉन्ज बन गया। और इसका जो हमें एविडेंस मिलता है, तो जैसे कि अभी मैंने आपको एक डांसिंग गर्ल का बताया, बाकी इसका जो मेंशन है, अगर हम बात करें लिटरेचर वाइज, इसका एविडेंस हमें मिलता है मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण एक टेक्स्ट है जिसके अंदर ब्रॉन्ज क्राफ्टिंग के बारे में लिखा हुआ है, यानी कास्टिंग ऑफ ब्रॉन्ज के बारे में लिखा हुआ है। उसके अलावा नागार्जुना जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनके द्वारा लिखा हुआ एक टेक्स्ट है जिसका नाम है रस रत्नाकर। उसमें भी हमें ब्रॉन्ज के बारे में, या फिर जो मेटल की प्योरिटी क्या होती है, जिंक को कैसे डिस्टिल्ड किया जाता है, उसके बारे में मेंशन मिलता है। तो अगर अब हम बात करें कि भैया ब्रॉन्ज क्राफ्टिंग क्या इंडिया में प्रैक्टिस की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी। आप ये बात कैसे कह सकते हो, तो आप कह सकते हैं कि जो हमें मटेरियल एविडेंस मिलते हैं, जैसे कि डांसिंग गर्ल का स्टैचू मोहनजोदारो से, या फिर हमें जो लिटरेरी एविडेंसेस मिलते हैं जैसे कि मत्स्य पुराण में मेंशन है, या रस रत्नाकर जो कि नागार्जुना के द्वारा लिखा हुआ एक टेक्स्ट है, उसमें हमें मिलते हैं। अगर हम ब्रॉन्ज क्राफ्ट के सेंटर्स की बात करें तो जैसे उत्तर प्रदेश भाई सबसे आगे आता है। उत्तर प्रदेश के कुछ सेंटर्स की बात करें तो जैसे कि इटावा, सीतापुर, वाराणसी या मुरादाबाद। उसके अलावा जो ब्रॉन्ज से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि भैया भगवान के स्टैचूज, फ्लावर पॉट्स, ठीक है। उसके अलावा कुछ रिचुअल ऑब्जेक्ट्स भी बनाए जाते हैं, जैसे कि तम्रपत्रा, क्या लिखा हुआ है, कंचनटल, पंचपत्रा, तो ये सारी चीजें मिलती हैं। उसके अलावा तमिलनाडु भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर है जहां पे हमें काफी स्टैचूज मिलते हैं पल्लवा, चोला, पांड्या, नायका पीरियड के। यहां पे कुछ फेमस क्या कहते हैं ब्रॉन्ज के स्टैचूज के बारे में लिखा हुआ है, और वो कहां पे हमें मिलते हैं उनके बारे में दिया हुआ है। जैसे कि गज तांडव का जो ये स्टैचू है ब्रॉन्ज का, ये हमें केरला से मिलता है। उसके अलावा जैन महाराज के इमेज और आइकन्स मिलते हैं कर्नाटका से। डोकरा कास्टिंग मिलती है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से। पहलदार लैम्प्स मिलते हैं जयपुर या यूपी से। तो ये प्लीज इसके बारे में पढ़ लेना। अब अभी तो हमने ब्रॉन्ज क्राफ्ट के बारे में पढ़ा था, विच वॉज दी पार्ट ऑफ मेटल क्राफ्टिंग, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बाकी के कुछ मेटल क्राफ्ट्स की। ऐसी क्राफ्टिंग जो कि या तो आयरन, कॉपर, बेल मेटल द्वारा की जाती थी। अब यहाँ पे जो मेटल क्राफ्टिंग होती है, इसमें कुछ टेक्निक्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे इनग्रेव करना, इम्बोज करना, या फिर डेमेसेंसिंग करना। ये डेमेसेंसिंग क्या होता है, इनग्रेविंग क्या होता है, इम्बोसिंग क्या होता है, ये अभी आने वाले पैराग्राफ में आएगा, तब वहां पे हम इसके बारे में बात करेंगे। मेटल क्राफ्टिंग में एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसका नाम है मरोरी। मरोरी की क्राफ्टिंग या काम होता है, ये होता है राजस्थान में। तो पहले तो आप एक टर्म याद रख लो, क्या है मरोरी। मरोरी क्या है, एक मेटल क्राफ्टिंग की टेक्निक का नाम है मरोरी, जो कि राजस्थान में प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें जो ये मरोरी टेक्निक होती है, इसमें क्या किया जाता है, मेटल का इस्तेमाल किया जाता है किसी बेस मेटल पे स्क्रैच करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जो गोल्ड है, गोल्ड कंपैरेटिवली आयरन के कंपैरिजन में थोड़ा सा मतलब बहुत कंपैरेटिवली उतना हार्ड नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, आयरन की मदद से इसके ऊपर कुछ स्क्रैच करके कुछ डिजाइन बनाएंगे। सो दिस आर्ट फॉर्म इज नोन एज, दिस टेक्निक इज नोन एज मरोरी। और फिर इसमें जो गैप बन जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ रेजिन, कुछ ना कुछ पैटर्न वगैरह भर देते हैं। अब अगर हम बात करें मेटल क्राफ्टिंग में, तो जैसे कि मैंने बताया टेक्निक्स के नाम, इम्बोसिंग। तो इम्बोसिंग क्या होता है, इम्बोसिंग में क्या करते हैं हम, जो मेटल होता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे रिलीफ टाइप है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मटका है, मटका के ऊपर ये कुछ स्टैचू बना दिया, दिस इज कॉल्ड इम्बोसिंग। ये इम्बोसिंग टेक्निक कहलाती है। उसके अलावा इनग्रेविंग में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरा कुछ एक मटका है, इसके ऊपर मैंने कुछ गड्ढे टाइप कर दिए, तो दैट इज कॉल्ड इनग्रेविंग। मतलब डिफरेंस समझ रहे हो, इम्बोस में कुछ ऊपर से कुछ ऐसे रिलीफ फीचर बनाते हो, और इनग्रेविंग में आप स्क्रैच करके कुछ गड्ढा टाइप का फीचर बना देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है जिसको बदला। तो बदला क्या होते हैं, ये सेमी सर्कुलर या राउंडेड पोर्ट्स होते हैं जो कि राजस्थान में बनाए जाते हैं। राजस्थान में क्या, बदला। उसके अलावा मुरादाबाद में भी ये मेटल क्राफ्टिंग का काम किया जाता है, जहां पे इस टेक्निक को परफेक्ट किया गया है और इसका नाम दिया गया है बारीक काम,
ठीक है। और ये किसका इस्तेमाल करते हैं? नक्काशी स्टाइल का। नक्काशी का मतलब क्या होता है? इनग्रेव करना। जो अभी इनग्रेविंग मैंने आपको समझाया वही। तो अभी तक हम लोगों ने मेटल क्राफ्टिंग में 2-3 नाम याद कर लिए। एक नाम याद किया मरोरी। मरोरी इज अ टेक्निक विच इज अ मेटल क्राफ्टिंग टेक्निक विच इज प्रैक्टिस्ड इन राजस्थान फॉर स्क्रैचिंग सम लाइन ऑन द बेस मेटल। फिर उसके बाद हमने इनग्रेविंग क्या होता है, इम्बोसिंग क्या होता है ये समझा। फिर हमने बात की बदला के बारे में। तो बदला क्या है? बदला इज नथिंग बट अ मेटल वर्क। एक सेमी सर्कुलर या राउंडेड पॉट्स होते हैं जो कि राजस्थान के मारवाड़ रीजन में प्रोड्यूस किए जाते हैं जिंक जो मेटल है उसकी मदद से। उसके अलावा हमने बात किया जो मुरादाबाद शहर है वहां पे एक मेटल क्राफ्टिंग का काम किया जाता है जिसको बोलते हैं बारीक वर्क, और जिसमें नक्काशी स्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है। नक्काशी इज नथिंग बट इनग्रेविंग। तो ये जो एक फोटो देख रहे हो इसमें राजस्थान का मरोरी वर्क ही दिखाया गया है आपको। उसके अलावा एक और टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं तरकशी। क्या बोलते हैं? तरकशी। तरकशी अगेन राजस्थान से जुड़ा हुआ एक राजस्थान में होने वाली एक मेटल क्राफ्टिंग टेक्निक का नाम है। इसमें क्या किया जाता है? कॉपर या ब्रास के बायर लिए जाते हैं जिनसे कोई मेटलिक एलिमेंट मतलब मेटल होगा उसके ऊपर कुछ पैटर्न वगैरह बनाए जाते हैं कॉपर या ब्रास की मदद से। ब्रास जो है वो एक एलॉय है जिसके अंदर होता है आपका कॉपर और जिंक, दैट इज कॉल्ड ब्रास। तो क्या किया जाता है तरकशी में? तरकशी जो टेक्निक है उसमें कॉपर या ब्रास वायर का इस्तेमाल किया जाता है कुछ अच्छे से पैटर्न बनाने के लिए। उसके अलावा एक और टेक्निक होती है दैट इज कॉल्ड कोफ्तागिरी। क्या है नाम? कोफ्तागिरी। अब जो हमारी थर्ड जो टेक्निक थी जिसको हम लोगों ने बोला था डेमेसेंसिंग। डेमेसेंसिंग जो टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं कोई एक डार्क बैकग्राउंड होगा उसके ऊपर हम लाइट मेटल को इनले कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डेमेसेंसिंग। मतलब मान लीजिए कोई एक ऐसे फालतू सा मेटल है उसके ऊपर कुछ हम लोग प्रीशियस सा मेटल से कुछ डिजाइन बना दे, दैट इज कॉल्ड कोफ्तागिरी। ये जो प्रैक्टिस है कोफ्तागिरी की, ये प्रैक्टिस की जाती है जयपुर और अलवर रीजन में राजस्थान की। तो तरकशी आपको समझ में आ गया होगा। तरकशी में कॉपर और ब्रास वायर का इस्तेमाल करते हैं, और कोफ्तागिरी जो है उसमें तो कोफ्तागिरी इज अ डेमेसेंसिंग टेक्निक। ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको जब वो ये बताया था बारीकी स्टाइल में हम लोगों ने इनग्रेविंग का इस्तेमाल किया था। उसके अलावा जब हम लोग अगर एक तरीके से बदला पॉट्स की बात करें तो इसमें हम लोगों ने इम्बोसिंग का एक तरीके से इस्तेमाल किया था। हाँ, यहां पे ये तरकशी स्टाइल का एक फोटो दिया हुआ है। अब आपको शायद समझ में आ जाएगा व्हाट इज तरकशी स्टाइल, जो कि राजस्थान में प्रैक्टिस की जाती है। क्लियर हो गया। अब लेदर प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। लेदर प्रोडक्ट जैसे ही नाम लिया होगा तो आपको याद आए होंगे अपने पर्स या वॉलेट जी, राइट। तो या फिर आपको अपने बेल्ट से याद आए हुए होंगे, या आपको अपने शूज याद आए हुए होंगे, या फिर आपको अपने स्लीपर्स याद आए हुए होंगे। तो दोज आर दी लेदर प्रोडक्ट। लेदर टैनिंग की जो टेक्निक है वो हमारे यहाँ पे 3000 सालों से एग्जिस्ट कर रही है। पहले सिर्फ कुछ ही एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता था जिनकी स्किन निकाली जाती थी, जैसे कि टाइगर या डियर। ठीक है। बाद में फिर कैमल्स का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे। एंशिएंट पीरियड में जो लेदर टैनिंग प्रैक्टिस थी ये ऋषि या वाइस मैन इस्तेमाल करते थे। जब वो फॉरेस्ट वगैरह में घूमते थे ना, तो वो जो जानवरों की चमड़ी होती है उससे मैट्स वगैरह बनाते थे। तो इसलिए लेदर की जो इंडस्ट्री है या जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल में किए जाते थे एंशिएंट टाइम में। अगर हम मेडिवल या मुगल पीरियड की बात करें तो ये जो है जो क्या कहते हैं, इसके हमें एविडेंसेस काफी कम मिलते हैं। ऐसे इसके एविडेंसेस क्यों कम मिलते हैं? क्योंकि जो लेदर होता है वो डीजनरेट हो जाता है, वो डिग्रेड हो जाता है समय के साथ, तो इसलिए ज्यादा उसके मटेरियल एविडेंसेस मिलते नहीं है हमें। बस ये भी जो हमने लिखा है बस ये तो लिख दिया क्योंकि इसका मेंशन था लिटरेरी वर्क में। अगर आज के टाइम में बात करें, हम करेंटली बात करें, तो लेदर का इस्तेमाल किया जाता है हमारे फुटवियर्स, बैग्स या वॉलेट बनाने के काम में। इसका सबसे बड़ा मार्केट है राजस्थान में, जहां पे कैमल लेदर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेकिंग ऑफ दी बैग्स। यहां पे अगर कुछ सेंटर्स की बात करें राजस्थान में, तो जैसे जयपुर और जोधपुर फेमस है मोजडीज के लिए, मोजडीज जो कि लेदर फुटवेयर होते हैं। सिमिलरली दूसरा एक सेंटर है कानपुर जो कि यूपी में है, कानपुर यूपी में, जहां पे भी लेदर के प्रोडक्ट काफी फेमस है। और सिमिलरली महाराष्ट्र में कोल्हापुरी चप्पल्स बहुत ज्यादा फेमस है, कोल्हापुरी चप्पल्स, ये फोटो है। उसके अलावा चेन्नई और कोलकाता लेदर बैग्स और फुटवेयर के लिए फेमस है। पंजाबी में जूतीस काफी फेमस है। एक आर्ट फॉर्म होती है लेदर की, जो क्राफ्ट में एक टेक्निक होती है जो कि बीकानेर में प्रैक्टिस की जाती है, जिसको बोलते हैं मनौती आर्ट।
इसमें क्या किया जाता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैमल स्किन। जो कैमल की यानी ऊंट की जो चमड़ी होती है उसकी मदद से कुछ बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव आर्टिकल्स या प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और इसी आर्ट फॉर्म को बोलते हैं मनौती आर्ट। मनौती आर्ट इज अ टेक्निक, आर्ट फॉर्म ऑफ लेदर क्राफ्ट, लेदर हैंडीक्राफ्ट का एक टेक्निक है मनौती, जो कि बीकानेर राजस्थान में प्रैक्टिस किया जाता है। अब बात करते हैं वुडन वर्क की। आपको जैसे कि पता है इंडिया में बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया है। चलिए ये बताइए, जो हमारी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 है उसके हिसाब से इंडिया का कितना परसेंटेज एरिया फॉरेस्ट के अंडर में आता है। ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इससे जो वुड का काम होता है, इसका सबसे बड़ा प्रोडक्ट आपको आपके घर में देखने को मिलता है, दैट इज फर्नीचर, यानी कुर्सी, टेबल, है ना, या फिर अलमेरा, ये सारी चीजें। तो इसमें जिस वुड का इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा और सबसे महंगी है, दैट इज सीसम वुड, उसके अलावा पाइन वुड। अगर हम वुड फर्नीचर का अगर सबसे बड़े सेंटर की बात करें तो उसमें नाम आता है कश्मीर का। नॉर्मली जो फर्नीचर का काम है वो जितने भी हिली एरियाज होंगे ना वहां पे बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा है, तो वहां पे वुड बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए वहां की ये चीजें बहुत ज्यादा फेमस होती हैं। उन्हीं में सबसे बड़ा नाम आता है कश्मीर का, जो कि जहां पे फर्नीचर वर्क फ्लरिश हो रहा है 13th सेंचुरी से, जहां पे वॉलनट या देवदार की वुड का, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीर के जो आर्टिस्ट हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका जो यूज करते हैं वो घर बनाने में, हाउस बोट्स बनाने में, जिनको शिकारास बोलते हैं, राइट, उसमें काफी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहां पे जो कश्मीर में एक लेटाइस वर्क किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अच्छेदार या फिर खातमबंद या अजली पिंजरा। ये क्या है? ये सारे वुडन वर्क के नाम हैं जो कि कश्मीर में प्रैक्टिस किए जाते हैं। कश्मीर के बाद दूसरा नंबर अगर किसी सेंटर का नाम आता है, दैट इज गुजरात। गुजरात में भी वुडन वर्क किया जाता है। किस चीज के लिए? या तो खिड़कियों में या समथिंग लाइक दैट। सिमिलरली हिमाचल प्रदेश, बामौर वगैरह वगैरह। तो ये उसी की पूरी कंप्लीट लिस्ट दी हुई है कि किस स्टेट में किस वुड का इस्तेमाल किया जाता है और किस लिए किया जाता है। जैसे कि कर्नाटका में सैंडलवुड का इस्तेमाल होता है, केरला में टीक वुड का इस्तेमाल होता है, आंध्र प्रदेश में रक्ता चंदम यानी रेड सैंडलवुड का इस्तेमाल होता है, नागालैंड में कुमी सियांग का इस्तेमाल होता है, राजस्थान में रोहिल डाका होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ टॉयज की, मतलब खिलौने। तो खिलौना जो होते हैं वो भी एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा फॉर्म है। इसके एविडेंसेस जो है हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन, हिस्टोरिक पीरियड, इन सब में इसके मिलते हैं। ये जो खिलौने थे ये बहुत सारी चीजों के बने हुए होते थे, या तो कॉपर के, ब्रॉन्ज के, टेराकोटा के, अलग अलग चीजों के बने हुए होते थे। और इनके एविडेंसेस अगर हम बात करें तो कुछ हड़प्पन साइट जैसे कि आलमगीरपुर, अंबिक खेरी, काली बंगान या लोथल, वहां हर जगह से इसके हमें एविडेंसेस मिलते हैं। क्लियर है? तो यहां पे अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की, तो जैसे कि आंध्र प्रदेश में तिरुपति डॉल्स बहुत ज्यादा फेमस है, इसका एक आप नाम याद रख लीजिए। सिमिलरली आसाम में ट्रेडिशनल डॉल्स बनाई जाती हैं, किसकी? कॉक की, पिथ की, तो वो बहुत ज्यादा फेमस है। उसके अलावा सदर्न स्टेट्स में भी लकड़ी के बनाए हुए खिलौने काफी फेमस हैं, और जिसमें सेंटर्स के अगर हम नाम की बात करें तो मैसूर या चेनापटना का नाम है। आंध्र प्रदेश का कोंडापल्ली जो जगह है वहां पे एक क्या कहते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं सॉफ्ट वुड से, जिनका नाम है पोनकी। और वो फेमस, जो ये पोनकी जो वुड होती है वो इस्तेमाल की जाती है किस टॉय को बनाने के लिए? अंबरी हाथी के लिए। तो अंबरी हाथी कहां पे बनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। किसकी मदद से? पोनकी की मदद से। ठीक है, तिरुपति डॉल्स अगेन ये आंध्र प्रदेश में ही फेमस है। अब बात करते हैं कुछ पत्थर का हैंडीक्राफ्ट यानी स्टोन वेयर का। तो अब इसके लिए तो हमने पूरा आर्किटेक्चर ही पढ़ा है, स्कल्पचर पढ़ा है, तो दैट कम्स अंडर दी स्टोन वेयर। हाँ, इंडिया में स्टोन मेसनरी जो है काफी पॉपुलर आर्ट रही है, एंशिएंट टाइम से ही रही है, कार्विंग के लिए, स्कल्पटिंग के लिए। ठीक है ना? और इसमें हम लोग काफी किस्म के स्टोन का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि सॉफ्ट ब्रिटल सैंडस्टोन, पैची रेड स्टोन, हार्ड ग्रेनाइट, तो हर किस्म के स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। इसके एविडेंसेस हमें मॉडर्न पीरियड में भी मिलते हैं। अजंता एलोरा की जो केव्स हैं वहां पे भी देखने को मिलते हैं। खजुराहो में जो मंदिर हैं उनका इस्तेमाल हुआ वहां पे देखने को मिलता है। तो काफी जगह पे इसका काम देखने को मिलता है। सो दैट इज नथिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ यहाँ पे अगर आप बात करना चाहें, जो टर्म से याद रखना चाहें, तो जैसे कि एक मेन सेंटर है राजस्थान में
राजस्थान में, जो कि संगमरमर के प्रोडक्ट को को प्रोड्यूस करता है, तो वो जगह क्या हो गई, राजस्थान। दूसरा, उत्तर प्रदेश का जो झांसी है, वहां पे डार्क ब्राउन स्टोन का जो काम होता है, जिसको बोलते हैं संगे रथक, तो ये इसकी साइड क्या हो गई, झांसी, यूपी। ठीक है, अब बात करते हैं एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट, यानी जो कपड़े के ऊपर आप लोग धागे की मदद से कुछ पैटर्न बनाते हो, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी जो है वो, उसमें क्या किया जाता है, कोई कपड़ा होता है और उसमें हम या तो क्या कहते हैं, गोल्ड का जो धागा होता है या फिर सिल्वर का धागा या सिल्क या कॉटन का जो धागा होता है, उसको निडल की मदद से उस पर कुछ पैटर्न बनाते हैं। जैसे कि एप्लीक या पीपली का जो वर्क किया जाता है, उड़ीसा में काफी फेमस है एप्लीक या पीपली। इसमें क्या किया जाता है, जो कलरफुल फैब्रिक, मतलब क्या किया जाता है, इट इज अ टाइप ऑफ अ पैच वर्क मेड ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड कलर्ड फैब्रिक दैट इज स्यूड टुगेदर टू मेक अ सिंगल पीस। मतलब अलग अलग कलर के इसमें आप लोग धागे लेते हो और उनसे कुछ ना कुछ डिजाइन या पैटर्न्स बना देते हो। ये जो टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, ये नॉर्मली कुछ ब्यूटीफुल लैम्प्स वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। सिमिलरली एक और एम्ब्रॉयडरी टेक्निक है जो काफी फेमस है, दैट इज कॉल्ड फूलकारी, जिसका मतलब होता है एक तरीके से मेकिंग फ्लावर्स। तो ये क्या किया जाता है, फ्लावर पैटर्न्स, कपड़े के ऊपर फ्लावर पैटर्न्स बनाए जाते हैं, उसी को फूलकारी बोलते हैं। ये प्रैक्टिस की जाती है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में। एप्लीक या पीपली कहां पे की जाती है, उड़ीसा में। इसमें क्या किया जाता है, एक कपड़े के ऊपर बहुत सारे कलर के आपने कुछ लिए धागे और उनसे कुछ पैटर्न बना दिया, सो दैट इज कॉल्ड योर एप्लीक या पीपली। ठीक है, तो इस टाइप की जो ये पैटर्न्स हैं। उसके अलावा एक और टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं बाग। इसमें क्या किया जाता है, सिल्क का धागा होता है और ग्रीन कलर के कपड़े के ऊपर फूल के पैटर्न बनाए जाएं, दैट इज कॉल्ड बाग। तभी तो देख रहे हो, ग्रीन कलर के ऊपर सिल्क का जो धागा है उससे कुछ पैटर्न बना दिया। एक और होता है गोटा का, आपने सुना होगा, गोटे का काम होता है, तो ये राजस्थान में होता है। इसमें गोल्ड का थ्रेड होता है, गोल्डन थ्रेड होता है, कलर का गोल्डन थ्रेड होता है, जिससे आप कुछ ना कुछ पैटर्न बनाते हो। ठीक है, उसके अलावा खंडेला और जयपुर जो है वो जरी वर्क के लिए फेमस है। जरी में एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं करचोबी। इसमें क्या किया जाता है, कॉटन के ऊपर ना कुछ पैटर्न्स वगैरह बनाए जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड करचोबी, राजस्थान में। बस आप जगह याद रखिए और कहां पे क्या प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे कि हमने बात की एप्लीक की, एप्लीक उड़ीसा में होता है। ठीक है, एप्लीक उड़ीसा में। फूलकारी आपका होता है पंजाब वाले रीजन में। उसके बाद बाग की बात की, बाग जो है इसमें क्या किया जाता है, ग्रीन कपड़े के ऊपर कुछ पैटर्न बनाते हैं। गोटा का काम राजस्थान में होता है, जरी का काम राजस्थान में होता है। करचोबी टेक्निक अगेन ये राजस्थान में ही प्रैक्टिस की जाती है। फिर आती है चिकनकारी, ये लखनऊ यूपी में इस्तेमाल की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि सफेद कलर के धागे से फूल वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा कश्मीर में फेमस है कसीदा एम्ब्रॉयडरी, कसीदा। ठीक है, कश्मीरी सॉल्स वगैरह के ऊपर की जाती है। फिर सिमिलरली बनारस जो ब्रॉकेड है, जिसमें क्या किया जाता है, सिल्वर और गोल्ड का जरी वर्क किया जाता है साड़ी इसके ऊपर। तो ये आप देख रहे हो, ये कसीदा है जो कश्मीर में प्रैक्टिस की जाती है। फिर महेश्वरी साड़ी जो कि मध्य प्रदेश में बनाई जाती है, काफी फेमस है, प्लीज याद रखना। चंबा रुमाल्स ये हिमाचल प्रदेश में प्रैक्टिस किए जाते हैं। ये इतने ज्यादा इनको महंगा और अच्छा समझा जाता है कि जब शादियां वगैरह होती है ना, तो उसमें गिफ्ट करते हैं चंबा रुमाल्स। गुजरात में प्रैक्टिस किया जाता है मिरर वर्क एम्ब्रॉयडरी, जिसको शीशा बोलते हैं। एक तरीके से जो साड़ी वगैरह होती है ना, उस पे कांच के छोटे छोटे से कुछ चीजों को फिक्स कर दिया जाता है फैब्रिक के ऊपर, सो दैट इज कॉल्ड शीशा वर्क। सिमिलरली वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में कपड़े के जो पुराने कपड़े होते हैं ना, उनको सिल के कुछ ना कुछ नया पैटर्न बना दिया जाता है, जिनको बोलते हैं कंथास। ठीक है, जैसे कुशन कवर वगैरह बना दिया। आपकी जो पुरानी साड़ियां हैं, पुरानी शर्ट पैंट है, तो उनको काट पीट के कुछ अच्छा सा पैटर्न बना दिया, जिसको बोलते हैं कंथास। ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में प्रैक्टिस किया जाता है। मणिपुर में भी एक एम्ब्रॉयडरी आर्ट फॉर्म है जिसका नाम है, जिसके तहत क्या किए जाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाया जाता है जो कि शॉल होते हैं, जिनको बोलते हैं फानेक। ये मणिपुर में होता है। ठीक है, कर्नाटका में एम्ब्रॉयडरी का एक आर्ट फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड कसूती, वो प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये पूरी एम्ब्रॉयडरी की लिस्ट है, यहां से इस लिस्ट को याद कर लेना है और काम हो जाएगा आपका। क्लियर है?
अब आते हैं फ्लोर डिजाइन पे। फ्लोर डिजाइन यानी जो घर होता है, घर की जो फ्लोर होती है उसमें कुछ अच्छे अच्छे आप लोग डिजाइन वगैरह बनाते हो। यहाँ पे डायरेक्टली आपको नाम याद कर लेने हैं। जैसे कि पंजाब और यूपी में प्रैक्टिस किया जाता है जो फ्लोर डिजाइन होता है उसको बोलते हैं चौक पूरना। हिमाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं अईपन। ठीक है, जब भी जैसे दिवाली दशहरा वगैरह होते हैं ना, तो घरों के बाहर जो पैटर्न वगैरह बनाए जाते हैं उन्हीं को नाम दिए गए हैं। तो जैसे पंजाब और यूपी में चौक पूरना बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में अईपन बोलते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसको मंदाना बोलते हैं। ये सारी चीजें क्या है, फ्लोर को डिजाइन करने का तरीका। और इनमें हर किसी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक तरीके होते हैं। या तो कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाए जाएंगे, या फिर उसमें कुछ क्या कहते हैं फ्लावर्स वगैरह बनाए जाते हैं। और इसमें वो लोग हर किसी फॉर्म में कुछ पर्टिकुलर चीज का इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल डाइस का या काऊ डंग का, इस तरीके से। तो वो डिटेल याद नहीं करनी है, बस ये याद कर लो कहां पे क्या प्रैक्टिस किया जाता है। चौक पूरना पंजाब यूपी में, अयप्पन हिमाचल प्रदेश में, मंदना राजस्थान और मध्य प्रदेश में, साथिया गुजरात में, महाराष्ट्र में रंगोली। ये सारे आप आर्ट फॉर्म देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड दिस। कोलाम जो है, कोलाम डिजाइन साउथ इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं। हासे जो है उसको कर्नाटका में, मुगुलू आंध्र प्रदेश में, एंड गोलाम केरला में। उसके अलावा उड़ीसा में इन्हीं को प्रैक्टिस किया जाता है जिसको बोलते हैं जोंती। अरिपना वेस्ट बंगाल और आसाम में किए जाते हैं। थोड़ा मैंने जल्दी कवर किया है ये लास्ट वाली चीज, जस्ट बिकॉज की लेक्चर की लेंथ काफी लंबी हो रही थी, दैट इज वाई। तो इसी के साथ हमारा जो हैंडीक्राफ्ट वाला लेक्चर था वो समाप्त होता है। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस www.straight0.in पे मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं, वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन मैंने लेक्चर के दौरान पूछे एक तो उनके जवाब दे देना, और इस लेक्चर को रिव्यू करना मत भूलना। रिव्यू कैसे करना है, लाइक डिसलाइक या फिर अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से देना है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर था वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर और ये जो सीरीज है काफी पसंद आ रही होगी। दोस्तों इस लेक्चर को इत्मीनान के साथ और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखने के लिए, अपना समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे या आपको कोई क्वेरी हो या फिर आपके पास कोई सजेशन हो जिसकी माध्यम से हम इस लेक्चर सीरीज को और ज्यादा अच्छा और उम्दा बना सकते हैं, कंप्लीट बना सकते हैं, तो आपके सजेशंस वेलकम है। आप मुझे अपने सजेशंस, क्वेरीज या कमेंट्स इस ईमेल आईडी पे straight0199@gmail.com पर लिख सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बसविदानिया।